Hello everyone and welcome to Step Up Academy. Till now we have completed the fourth lesson, which is the ashes that made the trees bloom, which was a very beautiful chapter, a journey of a dog and the old couple which loved the dog dearly, और एक wicked old bad people, bad couple जिनने उस dog को तो kill किया ही किया, उसके साथ साथ उस good kind old couple की life को खराब करने की कोशिश करी, and they wanted to take advantage of all those things जो उस dog के death के बाद उन्हें मिल रहे थे because of the dog's good spirit. और आखिर में वो जो wicked old man था who was responsible for killing the dog by beating him mercilessly, वो उस person की death भी बहुत ज़्यादा मार खाने की वजह से ही हुई, which means that's karma. You sow what you reap what you sow. sorry you reap what you sow. So let's start. उसके question answers करते हैं ताकि उसकी एक thorough understanding हमारी build हो जाए यहाँ पर. तो उससे पहले मैं बता दूं कि यू टू डाउनलोड द एप्लीकेशन. यहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स मिल जाएंगे डायरेक्टली, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी. पूरी आपकी एनसीईआरटी प्रिस्क्राइब जो भी है, सीबीएसई प्रिस्क्राइब्ड एनसीईआरटी की बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस हैं, वेदर इट इज ग्रामर और एनीथिंग, यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर. यहाँ पे आपको यही सेम इन्फॉर्मेशन 6 से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक के सारे सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी. सो यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, जस्ट डाउनलोड द एप्लीकेशन. स्टार्ट करते हैं. द एशेस दैट मेड द ट्रीज ब्लूम, ये क्वेश्चन एंड answers. So the first question is the old farmer is a kind person. Correct. ठीक है, जो old farmer था जिसका वो dog था, है ना, जिसका नाम क्या था, मूको, वो एक काइंड पर्सन था, वो एक फार्मर था. वॉट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स. हमारे चैप्टर के फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में क्या एविडेंस आपको मिलता है जिससे आपको ये पता चलेगा कि वो ओल्ड फार्मर जो था वो बहुत काइंड था एनिमल से. तो देखो, यू हैव अ स्टेटमेंट. यहाँ पे इसमें आंसर लिखने का तरीका सीखते हैं. आपके पास एक स्टेटमेंट है और आपको उस स्टेटमेंट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्या एविडेंस, आप कैसे प्रूफ कर सकते हो कि वो जो ओल्ड फार्मर था वो कैसा था, काइंड था. तो सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे याद आती है कि वो डॉग को अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे, और सेकेंड चीज़ कि वो जो अर्थवॉर्म्स थे उनको भी नहीं मारते थे, जो उनके खेत में आ जाते थे, है ना, जो प्लांट्स को ख़राब करते थे, उनको भी वो किल नहीं करता था. तो ये तो 2 प्रूफ हो गए. अगर इसके बाद कुछ मिस हो रहा होगा तो वी विल बी एबल टू लर्न इन द नेक्स्ट स्लाइड, जो कि है इन द फर्स्ट पैराग्राफ इट इज़ रिटन दैट द ओल्ड फार्मर ट्रीटेड द डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड. करेक्ट. ठीक है, ये हो गई अपनी पहली चीज़ कि वो ओल्ड चाइल्ड की तरह ट्रीट करते थे. नाउ ही विल फीड द डॉग स्मॉल पीसेस ऑफ फिश विद देयर ओन चॉपस्टिक्स एंड ऑफर बॉइल्ड राइस टू हिम एज मच एज ही वांटेड. उसको जितना बॉइल्ड राइस खाना था, क्योंकि वो राइस फार्मर ही थे, तो जितना भी बॉइल्ड राइस खाना था वो क्या उसको देते थे, और अपनी खुद की चॉपस्टिक से जिससे वो खाना खाते थे उसी से उस डॉग को भी वो फिश खिलाते थे. The second paragraph says that to provide food to the birds, the old farmer will often turn up the surface of the ground. यानी कि बर्ड्स को भी खाना खिलाने की कोशिश करते थे कि वो बर्ड्स भी भूखे ना रहें. Both these instances proved that the old man was a kind person. तो ये दोनों instances जो हैं कि वो birds को भी खाना खिलाते थे और साथ ही साथ वो अपने dogs को ऐसे खाना खिलाते थे जैसे वो कोई human baby हो. तो ये दोनों चीज़ें ये prove करती हैं कि he was very very kind and loving towards the animals. Next question क्या है भाई? What did the dog do to lead the farmer to the hidden gold? पहले तो उस डॉग ने क्या किया, पहले अपने आके पॉज जो है, पॉज होते हैं इतने छोटे छोटे क्यूट क्यूट पॉज, ऐसा बनाते हैं ना पॉज का शेप, लाइक दिस. तो जो क्यूट पॉज थे उसके उन्होंने लाके उसके लेग्स पर रखे. पहले उसे लगा कि वो खेलना चाह रहा है, द डॉग इज वांटिंग टू प्ले, द ओल्ड फार्मर थॉट दिस, बट लेटर वो उसको ऐसे खींचने लगा या इशारा करने लगा कि वो कहीं पे जाने के लिए बोल रहा है, टू हेड टूवर्ड सम प्लेस. और वहाँ जाने के बाद वहाँ पे स्क्रैच करने लगा, डिग करने लगा. सो द फार्मर थॉट कि वहाँ पे कोई बोन या फिर कोई डेड फिश होगी जो वहाँ ज़मीन के अंदर गड़ी होगी. तो उसको निकालने के लिए उन्होंने अपना हो ट्राई किया और उसको गड्ढा खोदने की, डिग करने की कोशिश करी, वेयर दे फाउंड द गोल्ड. तो लेट्स सी द आंसर. द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन क्या होगा? द डॉग केम रनिंग टुवर्ड्स द फार्मर. It kept his paws against his legs and with his head it kept on directing towards a spot behind him. और अपने हेड से डायरेक्ट करने लग गया कि उसे किसी भी एक डायरेक्शन में जहाँ पर भी जाना है. The old man initially ignored the dog but it kept on whining and running to and fro until the farmer followed it to the spot.
पहले तो उस ओल्ड मैन ने उसको इग्नोर किया कि इसे खेलना ही होगा और कुछ नहीं होगा, बट लेटर क्या हुआ, वो वाइन कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा ही, जैसे डॉग जैसे कू 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 करके रोता है ना, वैसे ही वाइन कर रहा था और इधर उधर रन कर रहा था। मैंने बताया था ना टू एंड फ्रो क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बार बार घूमना, उसे कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन। जैसे कि पेंडुलम होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगेन एंड अगेन यू गो लाइक दिस, दैट इज टू एंड फ्रो। तो फिर उसने सोचा कि यार अब कुछ तो इंपॉर्टेंट चीज होगी, दैट्स व्हाई द डॉग इज डूइंग मेकिंग दैट मच ऑफ एन एफर्ट। अब थर्ड क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट, कि जो डॉग की स्पिरिट थी उसने फार्मर को सबसे पहले कैसे हेल्प किया। सबसे पहले तो उसने वो पाइन ट्री को काट के एक मोर्टार और मिल बनाने के लिए बोला, जो कि पेस्ट्रीज और क्या बोलते हैं बीन सॉस बनाने के लिए वो यूज़ करने वाला था। तो फर्स्ट तरीका तो यही था। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट, सबसे पहले ड्रीम में आके उसने क्या किया। तो द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन द फार्मर्स ड्रीम एंड फर्स्ट आस्क्ड हिम टू चॉप द पाइन ट्री एंड मेक मोर्टार एंड हैंड मिल आउट ऑफ इट। हैंड मिल मतलब हाथ से मशीन जो चलती है, चक्की जो चलती है, वो हैंड मिल बनाने के लिए बोला। विद द मोर्टार एंड द मिल इट गेव द फार्मर हीप्स ऑफ गोल्ड। पहले उसे बोला कि उस मोर्टार से राइस पेस्ट्री बनाना और उस हीप से बीन सॉस, सॉरी हीप बोल रही हूँ, मिल से बीन सॉस बनाना। लेकिन जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ बनाने लगे, द ओल्ड कपल स्टार्टेड मेकिंग राइस पेस्ट्री एंड बीन सॉस फ्रॉम दैट मिल एंड मोर्टार, तो उसमें से राइस पेस्ट्री और सॉस की जगह क्या निकला, हीप्स एंड हीप्स ऑफ गोल्ड। जो एक टब रखा हुआ था नीचे सॉस बनाने के लिए, उसमें पूरा गोल्ड ही गोल्ड भर गया और वो लोग फिर से रिच हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेकेंड पार्ट, और सेकेंड टाइम कैसे हेल्प किया। सेकेंड टाइम उसको वो ऐश, जिसको उन्होंने, वो जो विकेड कपल था, उन्होंने जो पूरी ऐश बना दिया था, उसको जला के फायरवुड में यूज़ कर दिया था, पाइन ट्री से बनाई हुई मिल और मोर्टर को। तो उस ऐश को लाके किसी भी विदर्ड ट्री, किसी भी मुरझाए हुए पेड़ पर अगर थोड़ी सी भी ऐश डाल दोगे तो वो एकदम ब्लॉसम करने लग जाएगा, ब्लूम करने लग जाएगा। दैट वॉज हिज हेल्प। तो यहाँ पे क्या हुआ, द डॉग स्पिरिट अगेन केम इन द फार्मर्स ड्रीम फॉर द सेकेंड टाइम एंड टोल्ड द फार्मर टू कलेक्ट द ऐश ऑफ द मोर्टार एंड द मिल एंड स्प्रिंकल इट ऑन द विदर ट्री एंड दे विल ब्लॉसम। स्प्रिंकल मतलब ऐसे करके छिड़क देना, स्प्रिंकल कर देना। द फार्मर डिड दिस इन फ्रंट ऑफ द डाइमियो द लैंडलॉर्ड एंड वॉज अवॉर्डेड विथ लैविश गिफ्ट। तो उनके जो लैंडलॉर्ड थे, जो कि डाइमियो नाम था जिनका, उसके सामने उनने ये किया कि उनके स्वागत के लिए उन्होंने एक विदर ट्री के ऊपर स्प्रिंकल कर दिया, जिससे वो एक्सट्रीमिटी में ब्लूम करने लग जाता है, ब्लॉसम करने लग जाता है। एंड दैट्स व्हाट मेड डाइमियो हैप्पी अबाउट इट, कि इसने जो भी किया है, वेदर इट इज़ मैजिक, वेदर इट इज़ वट एवर, बट दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल वेलकम फॉर मी। Next question, why did the daimyo rewarded the farmer but punished the neighbor for the सेम एक्ट। भाई दोनों ने सेम चीज़ करी थी। हुआ ये कि जो वो स्प्रिंकल करने वाला काम था, दैट कुड बी ओनली डन बाय द ओल्ड मैन और द ओल्ड लेडी जो उसकी वाइफ थी। मतलब कि वो जो डॉग के ओनर्स थे, ओरिजिनल ओनर्स, वो ही थे जिनके हाथों से अगर वो ऐश ऐसे जाएगी तो वो ऐश यूज़फुल रहेगी। अगर कोई विकेड पर्सन उसको अपने ईविल काम के लिए यूज़ करने की कोशिश करेगा, देन दैट ऐश वुड नॉट वर्क, वो ब्लूम नहीं कराएगी किसी भी विदर ट्री को। दिस वाज द फैक्ट। दूसरी चीज़ ये हो गई कि यहाँ पर जब जो काइंड ओल्ड मैन था उसने किया, तो उसका इंटेंशन था कि वो अपने लैंडलॉर्ड को खुश कर सके, उसे हैप्पी कर सके। देयर वाज नथिंग ऑफ एन एक्सपेक्टेशन, वो कुछ वापस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। बट ऑन द अदर हैंड जो विकेड नेबर था, वो चाहता था कि जैसे इसको बहुत सारे गिफ्ट्स और रॉयल कोर्ट में इन्विटेशन मिला है, मुझे भी वहाँ जाने का मौका मिले। तो ही हैड एक्सपेक्टेशंस, ही वाज एन ईविल मैन, और इसीलिए उसके साथ वो ऐश ने काम नहीं किया, और वो ऐश ब्लॉसम करने की बजाय कहाँ चली गई, सबकी आँख नाक मुंह में चली गई और सब बहुत ज़्यादा ही परेशान हो गए। So what happened, the farmer had sprinkled the ash over the withered cherry tree and it blossomed. Daimyo was pleased seeing the miracle and he rewarded the farmer. ये तो clear है। फिर his neighbor poured the ash over the cherry tree. तो इसने sprinkle किया और इसने pour किया मतलब एकदम ऐसे डाल दिया खूब सारा। तो बट नथिंग हैपन टू द ट्री, लेकिन जो फाइन पार्टिकल्स थे वो हवा के कारण, द ऐश एंटर्ड द आईज ऑफ द डाइमियो और एंड द वाइफ, दे बिगैन टू स्नीज एंड कफ। और इससे पूरा जो एक स्प्लेंडर, जो माइट था, जो ग्रैंड्योर था, उनकी पूरी बारात जो निकल रही थी, उसका वो सब कुछ क्या हो गया, स्पॉइल हो गया। सो द नेबर वॉज पनिश्ड बाय द मैन ऑफ द लैंडलॉर्ड। एक मैन था ना, एक सिपाही, जो सबको आगे चल के बोल रहा था नील डाउन ऑन द ग्राउंड, नील डाउन, उसने पकड़ के खूब मारा उसको।
Okay, now we have completed working with the text, which are question and answers. Now we have working with language, जो कि है grammar. Let's read the following conversations. रवि कहता है what are you doing? Question पूछता है. तो मृदु says I am reading a book. Ravi said who wrote it? Mridu says Ruskin Bond. Now Ravi says where did you find it? Mridu said in the library. तो यहाँ पर आप क्या डिफरेंस देख पा रहे हो कि यहाँ पर पूछा गया है what, यानी कि what जो क्वेश्चन होता है वो किसी भी थिंग के लिए होता है, ठीक है. तो यहाँ पे थिंग क्या है, बुक है ना, उसका आंसर क्या है, व्हाट आर यू डूइंग, आई एम रीडिंग अ बुक, ठीक है. अब हु जो क्वेश्चन होता है वो किसी पर्सन के लिए रहता है, हु रोट इट, किसने लिखी है, कोई इंसान होगा. यहाँ पे ये इसका आंसर है, हु का आंसर क्या है, रस्किन बॉन्ड. अगर आप पूरा सेंटेंस भी बनाओगे कि द बुक इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, तो भी आंसर जो है हु का वो क्या होगा, रस्किन बॉन्ड. नाउ वेयर डिड यू फाइंड इट, तो वेयर किसका क्वेश्चन होता है, प्लेस का क्वेश्चन होता है. कहाँ पर, इन द लाइब्रेरी. तो इन इज मेकिंग अ पॉइंट ओवर हियर कि लाइब्रेरी तो ठीक है बट इन द लाइब्रेरी, नॉट आउटसाइड द लाइब्रेरी. तो प्लेस का आंसर वो दे रहा है. तो मतलब ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं विच विल बी हाईलाइटेड हियर. तो जैसे कि वॉट, हु, वेयर जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो ये क्वेश्चन हैं जो रिक्वायर करते हैं इन्फॉर्मेशन देना, और ये एन वर्ड से शुरू होते हैं. जैसे व्हेन मतलब कि टाइम पूछ रहे हैं, वाई यानी कि रीज़न पूछ रहे हैं कि क्यों, वेयर, विच, हाउ, ऐसे तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं. तो यही हमें यहाँ पर एक्सरसाइज में करना है, जो कि है रिमेंबर कि व्हाट जो है, देखो ये सारी लिस्ट दी हुई है. व्हाट बताता है एक्टिंग और थिंग्स के बारे में कि क्या एक्शन हो रहा है और क्या कोई चीज़ के बारे में बात कर रही है. हु पीपल के बारे में बात करता है, विच पीपल और चीज़ के बारे में पूछता है, ठीक है, कि कौन है, विच यानी कि कौन इंसान है, हु आर यू टॉकिंग अबाउट की तरह, विच इज़ द पर्सन और थिंग. नाउ वेयर प्लेस के बारे में पूछते हैं, व्हेन इज़ टाइम जैसे कि कब, टाइम का मतलब ये नहीं कि 6 बजे 5 बजे, अभी, कल, परसों, ये सारे भी टाइम की कैटेगरी में आते हैं. वाई आस्क अबाउट द रीज़न और पर्पस, जैसे मैंने कहा वाई मतलब क्यों. और उसके बाद आता है हाउ, जो कि मैनर पूछता है, डिग्री पूछता है, हाउ आर यू फीलिंग, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, मैनर. एंड कितना, हाउ मच डिड यू गेट, तो कितना ज़्यादा कितना कम, इस तरीके से पूछता है. हुज इज आस्क्ड अबाउट पोजेशन. हुज हम कब यूज़ करते हैं, जब हम पोजेशन बताते हैं कि ये किसको बिलोंग करता है. हुज पेन इज दिस, ओके, हुज बुक इज दिस, ये किसका है, वो पोजेशन यहाँ पर बताता है. सो अब इसको रीड करना है फॉलोइंग पैराग्राफ को, और इससे क्वेश्चंस को हमें फ्रेम करना है. जैसे अनिल इज इन द स्कूल, तो वेयर इज अनिल. फिर आई एम इन स्कूल टू, अनिल इज सिटिंग इन द लेफ्ट रो, वेयर इज अनिल सिटिंग, क्योंकि यहाँ पर क्या इन आ रहा है, तो ये किसकी बात हो रही है, प्लेस की बात हो रही है. और फिर उसके बाद में ही इज रीडिंग अ बुक, व्हाट इज ही डूइंग, ठीक है. नाउ अनिल्स फ्रेंड इज सिटिंग इन द सेकंड रो, वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग, क्योंकि यहाँ पर फिर इन आ गया, तो ये इन हो गया, कोई थिंग हो गई, उसके बेसिस पे हमको व्हाट, हु, हाउ, वेयर, व्हेन लगाना है, ठीक है. द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, चिल्ड्रन आर राइटिंग इन देयर कॉपी बुक्स, सम चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, व्हाट आर सम ऑफ द चिल्ड्रन डूइंग. तो क्योंकि एक्शन के बारे में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, लुकिंग आउट के बारे में बात हो जाएगी. तो लेट्स सी इसके आंसर्स कैसे हैं. ये रहे, वेयर इज अनिल, क्योंकि प्लेस की बात हो रही थी. विच रो इज ही सिटिंग इन, कि वो कहाँ कौन सी रो में बैठा हुआ है. व्हाट इज ही डूइंग, एक्शन पूछा गया है. अनिल का फ्रेंड कहाँ बैठा हुआ है, वेयर इज अनिल्स फ्रेंड सिटिंग. फिर उसका फ्रेंड क्या कर रहा है, और ब्लैक बोर्ड पे कौन लिख रहा है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द चिल्ड्रन डूइंग, ये तो हमने बना ही लिया था. नाउ वी हैव टू मेक क्वेश्चन वर्ड्स इन द ब्लैंक स्पेसेस, और यहाँ पर आपको पूरा जो कॉन्वर्सेशन है वो दिया है नेहा और शीला का. अब यहाँ पर इस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पर आपको सही करेक्ट वर्ड यहाँ पर लगाना. सो व्हाट वी हैव टू डू इज, हम ये कॉन्वर्सेशन को रीड करेंगे एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है. सो नेहा ने पूछा डैश डिड यू गेट दिस बुक, यानी कि ये बुक मिली है, बट कैसे मिली है, कहाँ मिली है, ये सारी चीज़ें पता करनी है. तो आंसर पे डिपेंड करता है कि आंसर में प्लेस बताई है, टाइम बताया है, क्या बताया है, क्योंकि जो आंसर है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन बनाएंगे हम यहाँ पे, राइट. तो यहाँ यस्टरडे मॉर्निंग, यानी कि सुबह की बात कर रही है, विच इज़ एक्चुअली अ टाइम. तो टाइम है मतलब क्या आएगा यहाँ पर आएगा व्हेन डिड यू गेट दिस बुक. लेट्स सी इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है व्हेन, यस, यहाँ पर आ जाएगा व्हेन डिड यू गेट दिस बुक, क्योंकि यहाँ पर हमको जो आंसर मिला है वो क्या है, हमें टाइम है, और व्हेन किसके बारे में बताता है, व्हेन
टाइम के बारे में बताता है कि कब हुआ है वो, ठीक है, कोई भी चीज़ कब हुई है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। डैश इज़ योर सिस्टर क्राइंग। अब यहाँ पर है कैसे रो रही है, क्यों रो रही है, कहाँ रो रही है, बहुत सारे क्वेश्चन हम बना सकते हैं, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द आंसर दैट व्हाट विल बी द क्वेश्चन वर्ड दैट वुड कम ओवर हियर। बिकॉज शी हैज़ लॉस्ट हर डॉल। अब ये याद रखना कि हम बिकॉज कब लगाते हैं, याद करो जब भी साइंस वगैरह में या किसी भी और सब्जेक्ट में जब कभी रीज़न पूछा जाता है, गिव रीजन्स, और गिव रीज़न का क्वेश्चन स्टार्ट होता है वाई सो एंड सो हैपन्स, तो आप क्या करते हो, दिस हैपन्स बिकॉज। तो जब वाई क्वेश्चन में आता है तो आंसर में बिकॉज आता है। तो ये याद रखो कि वाई और बिकॉज जो है ये क्या है, करण अर्जुन की जोड़ी है, ठीक है, वाई एंड बिकॉज। जब वाई आएगा तो बिकॉज पक्का आएगा, और अगर बिकॉज आया है मतलब वाई भी यहीं पर है, विच मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाई इज योर सिस्टर क्राइंग। वो क्यों रो रही है, बिकॉज मीन्स क्योंकि, ये है क्यों और ये है क्योंकि उसकी डॉल खो गई है। लेट्स सी द आंसर नाउ। द आंसर ओवर हियर इज वाई। सी इट्स वेरी क्लियर, राइट। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन है डैश रूम इज दिस योर्स और हर्स। ये रूम, डैश रूम इज दिस, ठीक है, किसका रूम है, यही होगा तुम्हारा या उसका, योर्स और हर्स, क्योंकि यहाँ पर है इट्स आवर्स, कि ये हमारा रूम है। तो जब हमें पोजेशन बताते हैं तो हमने क्या देखा था, पोजेशन के लिए यूज होता है हुज, कि ये किसका है, हियर, सॉरी, यस करेक्ट, ये मैच हो गया अपना, हुज इज द राइट आंसर। याद रखना पोजेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, डैश डू यू गो टू स्कूल। हाउ डू यू गो टू स्कूल भी हो सकता है कैसे जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल भी हो सकता है कब जाते हो, ठीक है, वेयर डू यू गो टू स्कूल भी हो सकता है कि कहाँ स्कूल जाते हो। तो वी वॉक टू गो टू स्कूल, इट इज़ नियर बाय, हम स्कूल चल कर जाते हैं, वो पास में ही है, यानी कि मैनर पूछा गया है, राइट। हाउ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखेंगे हम मैनर, कि मैनर पूछा है कि किस तरीके से जाते हो, ठीक है। तो व्हाट विच मीन्स यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू दे गो टू स्कूल, चल के जाते हैं क्योंकि वो पास में है। नेक्स्ट, ओके, वी हैव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज नाउ, फिल इन द ब्लैंक्स विद दीज वर्ड्स। हमें यही हाउ, व्हाट, व्हेन, वेयर, विच यूज करना है। अब यहाँ सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें ब्लैंक्स हैं, लेट्स फिल देम। माय फ्रेंड लॉस्ट हिज केमिस्ट्री बुक, नाउ ही डजंट नो डैश टू डू। कोई कुछ करना होगा तो when to do नहीं, क्या करना है, what to do, and dash to look for, and where to look for। देखना है तो देखते कहाँ है, कहाँ जगह होनी चाहिए ना। तो मेरे फ्रेंड की केमिस्ट्री बुक खो गई है, अब उसे नहीं पता कि वो क्या करे, what to do, and कहाँ देखे, where to look for it। चलो देखते हैं क्या आंसर है। yes, it's what and where, what और where हमारा आंसर है। आया समझ में? Just translate a little bit and you'll be able to do it. Next question, there are so many toys in the shops, Nina can't decide dash to buy। अब वो किसको खरीदे, ठीक है। अब यहाँ पे वन है ऑलरेडी, तो हम जब पूछते हैं कि क्या खाना है तुमको, ये या ये, which one, तो हम जब वन बोलते हैं तो उसके साथ भी which आता है, which one, कौन सा, और इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, which आ जाएगा। Let's see the answer. What is the answer? Which, correct answer. Okay, कौन सा वाला खरीदे वो टॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डोंट नो द वे टू माई स्कूल, आस्क द पुलिसमैन डैश टू गेट देयर, ठीक है। अब यहाँ पर है कि तुम्हें मेरे स्कूल का रास्ता नहीं पता, पुलिसमैन से पूछो कि वहाँ कैसे आते हैं। जब कैसे यानी कि मैनर पूछा जाता है तो क्या यूज होता है, हाउ। ओके, सो हाउ इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, हाउ टू गेट देयर। आया समझ में? नेक्स्ट, यू शुड डिसाइड सून डैश टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस, कि तुम्हें ये जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि घर कहाँ बनाना है या घर कैसे बनाना है। बताओ क्या आएगा, कहाँ बनाना है, राइट। आई थिंक कहाँ आना चाहिए, वेयर टू, ओ व्हेन टू स्टार्ट बिल्ड। ओके, अब देखो ये था ट्रिक। अब इसमें ट्रिक क्या थी, सारे बहुत सारे हैं यहाँ पे ऑप्शन जो सही आ सकते हैं। अब जो कि यहाँ पे व्हेन आया हुआ है तो उससे क्या समझ में आता है कि हमें क्या देखना चाहिए था, टू स्टार्ट बिल्डिंग। टू स्टार्ट यानी कि टाइम पूछ रहा है कि कब ये काम करना शुरू करना है, और कब करना है उसके लिए क्या जाएगा, व्हेन, कब स्टार्ट करना है, व्हेन टू स्टार्ट बिल्डिंग योर हाउस। अंडरस्टैंड?
You better understand. नेक्स्ट, डू यू नो डैश टू राइड बाइसिकल. अब मैनर पूछा है, क्या तुमको पता है कैसे चलाते हैं, तो यहाँ तो हाउ आ जाएगा, हाउ टू राइड बाइसिकल. आई डोंट रिमेंबर डैश एंड डैश आई लर्न इट, व्हेन एंड वेयर आई लर्न इट. ओके, कि मैंने कहाँ और कैसे ये सीखा था. तो लेट्स सी इसका आंसर क्या होगा. व्हेन एंड वेयर आई लर्न इट. क्या तुम्हें पता है बाइसिकल कैसे चलाते हैं, हाउ, मैनर आ गया. मुझे नहीं याद मैंने कब और कहाँ सीखा था, इसलिए हमने व्हेन एंड वेयर यूज किया है. ठीक है. यू शुड नो डैश टू टॉक. आपको पता होना चाहिए हाउ टू टॉक या व्हेन टू टॉक, एंड डैश टू कीप योर माउथ शट. ओके, व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू कीप योर माउथ शट. कब चुप रहना है और कब बात करनी है. द टीचर एडवाइज्ड अनिल. तो मेरे ख्याल से दोनों जगह पर ही व्हेन एंड वेयर आएगा. ठीक है, कहाँ बोलना है और कहाँ चुप रहना है. तो ये है कब बोलना है और कहाँ चुप रहना है, व्हेन एंड वेयर. जैसे अभी बोला था ना व्हेन एंड वेयर आई लर्नड इट, वैसे ही व्हेन एंड वेयर भी साथ साथ चलते हैं, कब और कहाँ. ओके, नाउ add im or in to each of the following words and use them in the place of italicized words in the sentence given below. अब ये im और in लगा के क्या बन जाएंगे, इन्हें कहते हैं प्रीफिक्स. ठीक है, प्रीफिक्स. जैसे कि ये वर्ड है फिक्स, हम क्या कर रहे हैं, किसी भी वर्ड के आगे im लगा दिया, फिक्स कर दिया. और प्री है मतलब कि पहले लगा दिया, प्रीफिक्स यानी कि वर्ड के पहले कुछ हमने अटैच कर दिया. वैसे यहाँ पे इनकम्पिटेंट या इनकम्पिटेंट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन आएगा, इनकम्पिटेंट. वैसे इनसेंसिटिव इन आ जाएगा, पॉसिबल के लिए एम आ जाएगा, इम्पॉसिबल. प्रॉपर के लिए इम्प्रॉपर आ जाएगा, और पेशेंट भी इम्पेशेंट. मतलब पी के साथ में एम आता है, बाकी के साथ एन आया हुआ है. ठीक है, तो इनसेंसिटिव और इम्प्रॉपर, इस तरीके से हमने प्री फिक्स कर दिया, वर्ड के आगे फिक्स कर दिया. अब हमें सही जगह पर उसे लगाना है, यूज करना है. The project appears very difficult at the first sight, but it can be completed if we work very hard. तो very difficult is the word जिसकी जगह हम क्या लगाएंगे, impossible, कि अभी वो impossible feel हो रहा है. ठीक है, next क्या है, he lacks competence, that's why he can't keep any job for more than a year. lacks competent का क्या मतलब होगा, कि competence नहीं है, मतलब कि incompetent है. तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, he is incompetent. he फिर lack नहीं कर रहा है, वो competence है ना, फिर वो खुद ही incompetent है. ठीक है, जैसे हम बोलेंगे he is not a good boy, को हमने चेंज करके लिख दिया he is a bad boy. not good का मतलब तो bad ही होता है. ठीक है, वैसे. नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डोंट लूज पेशेंस, योर लेटर विल कम वन डे, द पोस्टमैन टोल्ड मी. डोंट लूज पेशेंस मतलब पेशेंस लूज करना यानी कि इम्पेशेंट होना. तो यहाँ पर बोलेंगे लूज पेशेंस की जगह बोलेंगे डोंट बी इम्पेशेंट. आया समझ में, वही नॉट गुड का बैड बना दिया. लेट्स सी क्या हो जाएगा इसका, इम्पेशेंट. डोंट बी इम्पेशेंट, इम्पेशेंट मत हो. नेक्स्ट, दैट्स नॉट अ प्रॉपर रिमार्क टू मेक अंडर सर्कमस्टेंसेज, अंडर द सर्कमस्टेंसेज, दैट्स एन इम्प्रॉपर. तो अपन ने इस प्रॉपर के आगे इम लगा दिया और क्या बोला, दैट्स नॉट की जगह एन इम्प्रॉपर रिमार्क. हमने वो बोल रहे हैं कि ये चीज़ बहुत गलत है. ठीक है, या बहुत सही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, ये चीज़ गलत है. जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं नॉट अ प्रॉपर को हमने क्या कर दिया, इम्प्रॉपर. हमने नॉट अ प्रॉपर, तीन अलग अलग शब्द यूज करने के बजाय एक शब्द यूज कर लिया विच इज इम्प्रॉपर, उसका प्रीफिक्स बनाकर. नेक्स्ट क्या है, दैट्स नॉट अ प्रॉपर का इम्प्रॉपर हो गया. उसके बाद he appears to be without sensitivity. he appears, अभी without को हटा देंगे और क्या बोलेंगे, insensitive. ठीक है, he appears to be insensitive, in fact he is very emotional. next आते हैं आर्टिकल्स. आर्टिकल्स आप सबने पढ़े होंगे, हमारे पास 3 आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट एंड डेफिनेट मिलाकर a, an और the. read the following sentences. it was a cold morning and stars still glowed in the sky. an old man was walking along the road. तो यहाँ पर ये वर्ड हो गया, ये हो गया और ये हो गया.
ये तीन जो हैं इटैलिक्स में लिखे हुए ये क्या हैं? द वर्ड्स इन द इटैलिक्स आर आर्टिकल्स ए एंड, ये इनडेफिनाइट होते हैं और द जो है वो डेफिनाइट होता है। अब इनडेफिनाइट और डेफिनाइट में क्या डिफरेंस है? इनडेफिनाइट का मतलब होता है हमें वो चीज़ हम कॉमन चीज़ों के आगे यूज़ करते हैं, और डेफिनाइट इज़ किसी हम स्पेसिफिक चीज़ के आगे यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ अ कैट और अ डॉग, तो वो मैं कोई भी कैट की बात कर रही हूँ। इट कुड बी अ ब्लैक, इट कुड बी एन ऑरेंज कैट, इट कुड बी एनी कैट, ठीक है। बस उसमें हम ए और एन हम कहाँ लगाते हैं? जब हम किसी नॉन स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी कॉमन चीज़। मैं बोलूँगी अ गर्ल, तो इट कुड बी एनी गर्ल, ठीक है, किसी भी। कॉल अ गर्ल, यानी कि जैसे अगर टीचर ने बोला कॉल अ स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास, तो उसका क्या मतलब हुआ कि वो किसी भी रैंडम स्टूडेंट को लेकर आ जाएगा, टीचर की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। पर अगर टीचर ने बोला कॉल द गर्ल, तो मतलब कि कोई बात हो रही है, जैसे किसी ने आके कंप्लेन कर दी कि मैम वो लड़की मुझसे ऐसा बोल रही थी, तो आप क्या बोलोगे? कॉल द गर्ल, यानी कि उस लड़की को बुलाओ जिसके बारे में ये बात हो रही है। तो द लगाने से हम स्पेसिफिक हो गए कि जिसकी बात हो रही है उसी को बुलाओ। लेकिन जब हमने बोला कॉल अ गर्ल, यानी कि कोई भी गर्ल बुला लो, ठीक है। ओके, एन इज यूज बिफोर अ वर्ड दैट बिगिंस विद अ वावल, और ये डिफरेंस है कि ए कहाँ पर यूज होता है? कॉन्सोनेंट साउंड के आगे, और एन यूज होता है वावल साउंड के आगे। यानी कि ये नहीं देखना है कि सिर्फ ए ई आई ओ यू लगा हुआ है वर्ड के आगे तो वहां पर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ए ई आई ओ यू का साउंड आ रहा है शुरू में तो एन लगेगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है तो नहीं लगेगा। इसका मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ यहीं पर कि अम्ब्रेला और यूनिवर्स, ठीक है, दोनों यू से शुरू हो रहे हैं, दोनों क्या है? वावल से शुरू हो रहे हैं। क्या दोनों में एन लगेगा? जब हम बोलते हैं अम्ब्रेला तो हम अ बोल रहे हैं, यानी कि साउंड किसका आ रहा है? अ का साउंड आ रहा है ना, अ, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? एन अम्ब्रेला, क्योंकि साउंड किसका आ रहा है? वावल का साउंड आ रहा है। बट यहाँ जब हम बोलते हैं यूनिवर्स, तो जब हम बोलते हैं यू से शुरू कर रहे हैं, यू निवर्स, निवर्स तो छोड़ दो, यू शुरू हो रहा है, और यू क्या वावल का साउंड है? नो, यू वावल का साउंड नहीं, यू शुरू होता है य साउंड से, जो कि वाई का साउंड है, और इसलिए यहाँ पर आएगा अ यूनिवर्स। आया समझ में? सो क्या करना है? अ बॉय, एन एक्टर, अ मैंगो, एन एप्पल, अ यूनिवर्सिटी। देखो अ यूनिवर्सिटी लिखा है, क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटी का यू भी य से शुरू हो रहा है। गॉट इट? एन आवर, अब एन आवर क्यों? भले यहाँ पर एच आ रहा है लेकिन साउंड किसका आ रहा है? अ, आवर, और इसीलिए क्या हो जाएगा? एन आवर हो जाएगा, क्योंकि वावल साउंड आ रहा है, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे फिल करना है इसके अंदर अपने को कहाँ कहाँ क्या क्या आएगा। देयर वॉज वंस अ प्ले विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल। अब एक बार एक प्ले था, एक प्ले, कौन सा प्ले पता है आपको? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? अ प्ले। पहले तो यहाँ कॉन्सोनेंट है और अ तो आ ही रहा है, तो पहले हमको ये डिसाइड करना है कि वहाँ पर वो चीज़ डेफिनेटिव बात हो रही है या इनडेफिनेट बात हो रही है। अगर स्पेसिफिक बात नहीं आ रही है तो हम देखेंगे कि ए और एन में से क्या यूज होगा, डिपेंडिंग अपॉन द वावल साउंड और द कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। सो डैश फेमस एक्टर वाज एक्टिंग इन इट। अ फेमस एक्टर, अभी हम किसी भी प्ले को पहले से नहीं जानते, अब हम किसी भी फेमस एक्टर को पहले से नहीं जानते हैं, और इसीलिए हम उसके आगे एक इनडेफिनाइट चीज़ यूज़ करेंगे। अब हम एक बार बोल चुके हैं ना अ फेमस एक्टर, जब हम उस फेमस एक्टर की फिर से बात करेंगे यहाँ सेंटेंस में, तब द लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हम इसी फेमस एक्टर की बात आगे कर रहे हैं। जैसे मैं बोलूँगी एक बार एक राजा था, फिर नेक्स्ट बार में मैं एक राजा नहीं बोलूँगी, दूसरी बार कहानी में आगे बोलूँगी वो राजा, यानी कि जो राजा पहले था उसी की बात कर रहे हैं। डू यू अंडरस्टैंड? द कनेक्टिविटी इज बिल्ट ओवर हियर। सो अ फेमस एक्टर वाज एक्टिंग इन इट, इन, अब आ गया दूसरी बार, इन द प्ले, उस प्ले में हिज रोल वाज दैट ऑफ एन एरिस्टोक्रेट, एन आएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑफ एन एरिस्टोक्रेट। क्यों होगा? क्योंकि एरिस्टोक्रेट ए से शुरू होता है। Who had been imprisoned in a castle, एक कैसल में। जो चीज़, जो नाउन पहली बार आ रहा है उसके आगे ए और एन लगेगा। जब उस कहानी में वही नाउन वापस से रिपीट होने लग जाएगा तो वो द के लिए बन जाएगा रेडी, ठीक है। अ कैसल फॉर 20 years इन द लास्ट एक्ट, द लास्ट एक्ट, यानी कि लास्ट एक्ट तो वेरी स्पेसिफिक है। उस लास्ट एक्ट में ऑफ द प्ले, इन द लास्ट एक्ट ऑफ द प्ले, someone would come on the stage, ठीक है, अ स्टेज नहीं, उसी स्टेज पर जिस पर वो प्ले हो रहा है, इसीलिए द स्टेज विथ
अ लेटर। अब ये लेटर तो पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ है ना लेटर का, लेटर इससे पहले स्टोरी में कहाँ था, अ लेटर एक लेटर के साथ आएगा। और एक चीज़ और याद रखना, ए और एन जो है ना वो किसी सिंगुलर चीज़ के बारे में भी बात करते हैं, हमें ये पता चल जाता है कि वो चीज़ 1 इन नंबर है, ठीक है। अ लेटर विच ही वुड हैंड ओवर टू द प्रिजनर, ठीक है, प्रिजन इम्प्रिजन हो गया था, ठीक है। ये राजा एक फेमस एक्टर था जो एरिस्टोक्रेट था, लेकिन उसको प्रिजन में बंद कर दिया था, तो अब वही प्रिजनर है, तो यहाँ से वो दूसरी बार आ रहा है, तो द प्रिजनर, इवन दो एरिस्टोक्रेट भी पहली दूसरी बार आ रहा है, तो द एरिस्टोक्रेट वॉज नॉट एक्सपेक्टेड टू रीड द लेटर, और लेटर भी अब सेकेंड टाइम आ गया, यहाँ पहली बार था तो अ लगाया है, अब दूसरी बार आया है तो द लग जाएगा। एट ईच परफॉर्मेंस ही ऑलवेज इंसिस्टेड दैट द लेटर be written out from beginning to end, the letter। आ गया समझ में? चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सारे सही हैं कि नहीं। और ये हमारे आंसर्स, एरिस्टोक्रेट, द प्ले एंड एरिस्टोक्रेट, द in the last act of the play someone would come on the stage with a letter which he would hand over to the prisoner, even though the aristocrat was not expected to read the letter। At each performance he always insisted that the letter be written from beginning to end। अगर कोई चीज़ पहली बार इंट्रोड्यूस हो रही है तो वो अ या एन के साथ यूज़ होगी डिपेंडिंग अपॉन उसके बिगिनिंग का साउंड, और अगर नहीं हो रही है पहली बार, उसी को हम सेकेंड टाइम यूज़ कर रहे हैं, तो बोलूँगी मैम मुझे आपसे एक बात करनी है, ठीक है एक बात करनी है मैम, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग, आई वॉन्ट टू हैव अ टॉक विथ यू, चलो ठीक है अ टॉक हो गया। सो द टॉपिक इज, अब आप बोलो कि द टॉपिक इज, क्यों, क्योंकि उस बात का टॉपिक है ना, सो यू आर नाउ कनेक्टिंग द फर्दर सेंटेंसेज विद द इंट्रोडक्शन। तो जब आप पहली बार बोलते हो कि आई एम अ गर्ल, ठीक है, फिर जब आप उसी गर्ल के बारे में और बताओगे तो आगे आप द लगा सकते हो, ओके। सो अब इसी के ऊपर एक्सरसाइजेस हैं और भी, कि हमें सर्कल करना है करेक्ट आर्टिकल को। नीना वॉज लुकिंग फॉर अ जॉब, ठीक है, यहाँ पे सही दिया हुआ है अ जॉब। आफ्टर मैनी इंटरव्यूज शी गॉट द जॉब, पहले वो एक जॉब ढूंढ रही थी, बहुत इंटरव्यूज के बाद उसको वो जॉब मिल गई जो वो ढूंढ रही थी, शी वॉज लुकिंग फॉर। अब पहला है वुड यू लाइक, एप्पल के आगे क्या आएगा, एन एप्पल, ठीक है, और अ बनाना, क्योंकि यहाँ पे पहली बार पूछ रहे हैं एप्पल खाओगे या बनाना खाओगे, तो एक एप्पल खाओगे या एक बनाना खाओगे, दोनों में ए और एन के ही चांसेस हैं, लेकिन अगर वो वावल से स्टार्ट हो रहा है साउंड उसका तो एन आ जाएगा, और अगर कॉन्सोनेंट से हो रहा है तो अ आ जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड यू लाइक एन एप्पल, ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आई वुड लाइक डैश एप्पल प्लीज, अब यहाँ पे आई वुड लाइक एन एप्पल प्लीज, कि मुझे एक एप्पल चाहिए, क्या आएगा, या द आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, अ आएगा, द आएगा, एन आएगा, क्यों, क्योंकि मुझे एक एप्पल चाहिए, मुझे वही एप्पल नहीं चाहिए, ये किसी ने नहीं बोला आपसे कि आगे कहानी कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टेक डैश रेड वन इन, अब रेड वन इन अ फ्रूट बोल, अ रेड वन क्या होता है, ऑब्वियसली वो चीज़ आगे कंटिन्यू हो रही है, द रेड वन, टेक द रेड वन इन अ फ्रूट बोल, एक फ्रूट बोल में उस रेड वाले को डालो, यू मे टेक द ऑरेंज ऑल्सो इफ यू लाइक, एन ऑरेंज ऑल्सो, पहले तो टेक अ रेड वन इन द फ्रूट बोल, इन अ फ्रूट बोल, एंड अब आप एक ऑरेंज भी ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा, एन ऑरेंज आ जाएगा, तो इसके सीक्वेंस क्या है आंसर के, हाँ, टेक द रेड वन इन द फ्रूट बोल, यू मे ऑल्सो टेक एन ऑरेंज, ठीक है, क्योंकि ऑरेंज तो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है ना, इसलिए उसके लिए एन लग जाएगा। विच वन, अब इसमें तो कहीं पे भी कोई जगह नहीं है, कोई नाउन ही नहीं है, तो यहाँ पर कैसे आएगा आर्टिकल, इसका कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डैश वन बिसाइड बनाना, द वन वो वाला जो बिसाइड द बनाना है, द वन बिसाइड द बनाना, दोनों में द आ जाएगा, ठीक है। And that's the end. So we have completed the thorough language exercises of this lesson. पूरी हमने इसमें आर्टिकल्स भी पढ़ लिए, सीक्वेंसिंग भी पढ़ ली, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, क्वेश्चन वर्ड्स भी पढ़ लिए हैं, तो वी हैव थॉरली कंप्लीटेड दिस लेसन, क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ चैप्टर एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट लेसन, द नेम ऑफ विच इज़ क्वालिटी। सो जस्ट इसको आगे बढ़ाओ और नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयारी करो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग किड्स, बाय बाय।